लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस साइंस 1 का फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन हमारे वीडियो देखने के बाद आपके सारे डर और जितने भी खौफ है सबके सब दूर हो जाएंगे। तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। तो बात करते हैं ग्रेविटेशन की। तो पहला लेसन है आपका ग्रेविटेशन, है ना बड़े भाई, और इन्हीं के एक छोटे भाई है, क्या नाम जिनका? स्पेस मिशन। तो ग्रेविटेशन को हम कहते हैं बड़े भाई और स्पेस मिशन को कहते हैं छोटे भाई। तो पहले बड़े भाई के बारे में हमको जानकारी लेना जरूरी है। तो ग्रेविटेशन, है ना। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, तो हम सुन रहे हैं 5वीं 5th क्लास से आपने किताबों में सीखा है कि जमीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जितने भी चीजें जमीन पर होती है, जमीन उनको अपनी तरफ खींचती है ना। तो इस लेसन में हम भरपूर सीखने वाले हैं, एकदम डिटेल में सीखेंगे। फिर इस पर कैसे भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले फोर्स के बारे में सीखना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा रिवीजन हम लेते हैं। जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, लेसन था आपको लॉ ऑफ मोशन, है ना, जिसमें न्यूटन के 3 लॉ आपने सीखे थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। जो मोशन के 3 कानून, 3 लॉ आपने सीखे थे। तो थोड़ा उसकी याद कर लेते हैं कि न्यूटन साहब ने अपने पहले लॉ में क्या कहा था। तो न्यूटन भाई साहब क्या कहकर गए कि कोई बॉडी है ना, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेंगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात आई समझ में? जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जिंदगी भर वो रेस्ट में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो जिंदगी भर वो मोशन ही करता रहेगा। कब तक भाई? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये था भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखे थे। तो वो तीनों लॉ और उनके इक्वेशंस भी आपने सीखे थे। उन इक्वेशंस का इस लेसन में काम पड़ने वाला है। इस लेसन में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, उसमें काम पड़ेगा। तो सबसे पहले है ना स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फोर्स की। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में उसने दिया है स्टार्ट में, तो उसके बारे में जरा जानकारी लेते हैं। फोर्स जो है ना स्टूडेंट्स, फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते, स्पीड्स में बदल ला सकते। फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते, किसी ऑब्जेक्ट की दिशा बदल सकते। फोर्स लगा करके डायरेक्शन भी बदल लो, फोर्स लगा करके स्पीड भी बदल लो। तो ये करेंगी फोर्स काम। अब जरा फोर्स के कुछ टाइप्स
जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जरा हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यहां कुछ फोर्स के टाइप्स दिए हुए हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। क्या देखो, सबसे पहली है यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ना, रगड़ वाली, ये फोर्स दो सरफेस के बीच में क्रिएट होती है, बिटवीन द टू सरफेस। दिस फोर्स इज क्रिएट, कहां जनरेट होंगी, कहां पैदा होंगी, दो सरफेस के बीच में। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है भाई इधर, इसकी मोशन की डायरेक्शन किधर है, इधर, लेकिन फोर्स लगेंगी इसके अपोजिट। तो ये जो फोर्स लगती है मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट्स लगती है। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगती है, दो सरफेस के बीच में। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम चल भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते, है ना। अगर रास्ते से कोई आदमी चल रहा है और चलते चलते उसका पैर केले के छिलके पर से फिसल जाए, क्या हुआ, देखते हैं ना डेली लाइफ में, ये हमको देखने को मिलता है। देखो फिजिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह फिजिक्स अप्लाई होता है। कोई फिजिकल चीज है, फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, तो वहां फिजिक्स बिल्कुल अप्लाई होता है। तो अगर कोई आदमी केले के छिलके पर से पैर रखा और रखते से ही फिसल गया और हड्डी टूट गई, तो यहां भी फिजिक्स अप्लाई होता है ना। अब केले के छिलके पर से पैर फिसले या किसी गंदगी पर से पैर फिसले, तो पैर फिसल कर गिरना, वहां कौन सी फोर्स नहीं लगी जिसकी वजह से गिरा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगी, इसलिए भाई वो केले के छिलके पर से फिसल गया, है ना। तो अब एक सरफेस केले का छिलका, एक सरफेस केले का छिलका, दूसरा सरफेस इसके चप्पल का सरफेस, दो सरफेस हो गए, चप्पल का सरफेस, केले के छिलके का सरफेस। तो अब दोनों यहां पर मैं केले जो होता है ना, केला, तो बड़ा इसका जो सरफेस होता है वो बड़ा स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो भाई साहब की चप्पल केले के छिलके के ऊपर चली गई, अब दो सरफेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, रगड़ पैदा नहीं हो रही। तो अब रगड़ पैदा नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये अब आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पैदा नहीं हुई। जहां फ्रिक्शन पैदा होगी वहीं मोशन होगा। भाई साहब अब आगे नहीं जा सकते, वो फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे जगह पर से। तो कहीं से भी अगर कोई फिसल करके गिरता है, स्लिप हो करके, इसका मतलब वो सरफेस और आपके पैर का सरफेस, चप्पल का सरफेस या जूते का सरफेस, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेस के बीच में पैदा नहीं हुई, है ना। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लो वो भाई साहब ठीक है, ये भाई साहब को इधर जाना है, किधर जाना है, इधर, मोशन का डायरेक्शन इधर, भाई साहब को इधर जाना है, मोशन का डायरेक्शन इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगती है, मोशन के अपोजिट, अपोजिट टू द मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अब ये भाई साहब इधर जाना चाहते, अब फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं वहां पर में, क्यों,
क्योंकि वो जो केले का छिलका है, केले का छिलका, उसका जो सरफेस है बड़ा स्मूथ है, रफ नहीं है ना। अगर रफ सरफेस होता, अगर रफ सरफेस होता तो भाई साहब सीधा चलकर आगे जाते अपने रास्ते पर, अपनी डायरेक्शन में। लेकिन केले के छिलके का सरफेस स्मूथ होने की वजह से वहां चप्पल और केले का छिलका दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स पैदा नहीं हुई। फ्रिक्शन फोर्स पैदा नहीं हुई तो अब इनकी मोशन आगे नहीं हो सकती। ये जगह पर में स्लिप होकर के गिरने वाले हैं, दवाखाने जाना पड़ेगा अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप। तो फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी है चलने के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो हम चल भी नहीं सकते। तो अगर कोई स्मूथ सरफेस है, जैसे कि टाइल्स के ऊपर से भी स्लिप होकर के गिर जाते हैं। टाइल्स के ऊपर अगर पानी है और हमारा पैर उस पर में गया तो हमारा पैर उस पर गया यानी हम भी गए। अगर ऑयल है टाइल्स के ऊपर और उस पर हम चल रहे, तो चूंकि ऑयली सरफेस बड़ा स्मूथ होता है, तो उस पर अगर हमारा पैर गया इसका मतलब हम भी फिसलकर चले गए। तो दो सरफेस के बीच में लगती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरी फोर्स, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होती है ना, ये क्या होती है? तो यहां पर मान लो एक हाथ दिया है और हाथ में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट रखा, ये पेन रखा हुआ है। तो अभी ये जो पेन है ना, ये रेस्ट में है। पेन कैसा है? रेस्ट में। तो अभी ये पेन नीचे गिरने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इस पेन को मेरे हाथ ने रोक करके रखा है। सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छा, अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो ये पेन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस पर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है। कौन सी? जो अर्थ के पास है, जमीन के पास है। जमीन इस पेन को नीचे अपने तरफ खींच लेंगी, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के पास है। तो ये रेस्ट में था, रेस्ट से मैंने हाथ हटा लिया, ये मोशन करता हुआ नीचे चला जाएगा पेन। तो ये फोर्स कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं तीसरी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना स्टूडेंट्स, देखो नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेट के बीच में लगने वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो दो मैग्नेट है, तो मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स, उनमें उनकी ताकत होती है। मैग्नेट्स की सारी ताकत, सारी पावर और शक्ति कहां होती है? उसके पोल्स में होती है। तो मैग्नेट्स के अपोजिट पोल्स, दो मैग्नेट अगर है तो उनके अपोजिट पोल्स, उनके बीच में फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को अपने तरफ खींचती है। तो ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का और ये साउथ पोल। अब दोनों चिपकने वाले हैं, दोनों का मिलन होने वाला है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो बिटवीन अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट लगती है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कि फोर्थ टाइप की फोर्स, टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स, है ना भाई। टेंशन आ जाता है, तान आ जाता है। तो टेंशन का लफ्ज तो पता नहीं दिन भर में हम कितने बार इस्तेमाल करते हैं। तो टेंशन को समझते हैं, टेंशन फोर्स क्या होती है।
देखो पहले ये बेसिक चीजें हमको सीखना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो लेसन है ग्रेविटेशन, ये पूरा फोर्स पर डिपेंड है। इसलिए हम पहले अलग अलग टाइप के फोर्सेस को समझ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होना जरूरी है। तो टेंशन फोर्स क्या होती है? तो मान लो ये एक पोल है। क्या है? एक पोल है भाई, एक खंबा है, लंबा सा खंबा। अब इस पोल को एक रस्सी बनी हुई है, एक स्ट्रिंग बना हुआ है या रस्सी बनी हुई है। तो यहां भी उसी पोल को एक रस्सी और बनी हुई है, स्ट्रिंग। अब ये जो रस्सी है, इस रस्सी को एक एनिमल बंधा हुआ है, बांध करके रखे, है ना। अब जो भी हो, अब ये बकरी हो या कुत्ता हो, उसके गले में है बेल्ट, एनिमल के गले में है बेल्ट, और बेल्ट को बनी हुई है रस्सी, और ये है एक पोल। अब ये रस्सी है लूज। कैसी है? लूज, ढीली है। और यहां जो दिखाया है, यहां एनिमल के गले में फिर से बेल्ट और रस्सी बनी हुई। लेकिन अब दोनों रस्सी में फर्क क्या है? एक जो रस्सी है ना स्टूडेंट्स, वो टाइट है, एकदम स्ट्रेट है। कैसी है? टाइट। और एक जो रस्सी है ऊपर वाली, ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है, वो है ढीला, लूज है। तो स्टूडेंट्स मुझे अब ये बताइए कि दोनों में से, इस रस्सी और ये वाली रस्सी, ये स्ट्रिंग, दोनों में से कहां पर एनिमल के गले के ऊपर तान पड़ने वाला है? कहां टेंशन क्रिएट होगा? कहां फोर्स लगने वाली है? कौन से एनिमल के गले पर में प्रेशर क्रिएट हो रहा फोर्स की वजह से? बताइए, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो नीचे वाले साइड का एनिमल जो दिखाया है फोटो में, इसके गले पर टेंशन क्रिएट होगा, तान क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी है ये स्ट्रेट और बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट। तो है ना। तो यहां पर, और ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है उसमें टेंशन नहीं है रस्सी के अंदर में। तो दोनों रस्सी में क्या फर्क? इस रस्सी में ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें क्या नहीं है? टेंशन नहीं है। इसमें क्या नहीं है? टेंशन नहीं है। इस रस्सी में टेंशन नहीं है। इसका मतलब इस रस्सी में फोर्स नहीं है। क्या नहीं है? फोर्स नहीं है। और इस रस्सी में टेंशन क्रिएट हो गया, तान क्रिएट हो गया। इसका मतलब इसमें फोर्स क्रिएट हो गई, और यही टेंशन फोर्स इस एनिमल के गले पर लग रही है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा सकता। ये आगे नहीं जा सकता भाई, रस्सी से बना हुआ है। रस्सी में टेंशन पैदा कब हुआ? सवाल, रस्सी में टेंशन पैदा कब हुआ? जब रस्सी को टाइट किया गया, एकदम स्ट्रेट सीधा। इस वाली रस्सी में टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये रस्सी लूज है, ढीली है, इसलिए इसमें टेंशन फोर्स पैदा नहीं हुई। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, टेंशन फोर्स कहां पैदा होती है? किसी स्ट्रिंग के अंदर में, किसी रस्सी के अंदर में, किसी धागे के अंदर में कौन सी फोर्स क्रिएट होती है?
टेंशन फोर्स, तान। तो रस्सी के थ्रू भी एक फोर्स जा रही है यहां पर में, यहां पर फोर्स किसके थ्रू जा रही है? रस्सी के थ्रू जा रही है ना, जो धागे के थ्रू भी जा सकती है। तो रस्सी के थ्रू टेंशन फोर्स जा रही है। कब? अगर रस्सी टाइट है तब। अगर रस्सी ढीली है तो उसमें टेंशन वेंशन कुछ नहीं होगा। तो भाई ये जो बकरी है इस पर टेंशन कब आने वाला है? जब रस्सी में टेंशन आएगा। और रस्सी में टेंशन कब आएगा? जब रस्सी होंगी टाइट। और ये तो टेंशन फ्री है, ये बकरी टेंशन फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि रस्सी ढीली है। रस्सी ढीली तो टेंशन फ्री, रस्सी टाइट तो फुल ऑफ टेंशन। टेंशन है उसके दिमाग पे बकरी की। तो अब बकरी की बात को छोड़ते हैं, बात करते हैं 5वें नंबर की फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स भी बोलेंगे। तो बच्चों वो जो होती है ना ग्लैल खींचने की, उससे खेलते हैं, उसके अंदर में पत्थर रखते हैं, या पक्षियों को भगाने के लिए, पक्षी किसी झाड़ पर बैठे हैं बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं तो उनको भगाने के लिए कभी शरारत की वजह से बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो जो गुलेल होती है उसमें इलास्टिक लगा होता है कुछ ऐसा, है ना, और रबर होता है उसको, तो उसमें लगा होता है, उसमें लगाते हैं पत्थर, स्टोन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टोन। और ये इलास्टिक को इस तरह से खींचते हैं और उसके अंदर में क्या रखा हुआ है? स्टोन रखा हुआ है, पत्थर। तो इलास्टिक में की जो एनर्जी है वो पत्थर पर लग रही। जरा समझ लो, इलास्टिक में ये जो इलास्टिक है इसमें जो एनर्जी है वो किस पर लग रही? स्टोन पर लग रही, जिसकी वजह से स्टोन मोशन करता हुआ जा रहा। स्टोन भाई साहब तो रेस्ट में थे ना, एक जगह थे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए इसके अंदर में, लेकिन जैसे ही हमने खींचे इलास्टिक को तो इलास्टिक में की एनर्जी किस में गई? अंदर जो पत्थर है स्टोन उसमें गई, और पत्थर भाई साहब दौड़ते हुए चले गए। तो ये फोर्स कौन सी? इलास्टिक फोर्स, जो इलास्टिक में होती है या स्प्रिंग में होती है। और लास्ट वाली फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो ये लगती है बच्चों, एटम होता है ना, एटम, वो वाला एटम नहीं, एटम। तो एटम के अंदर में होता है न्यूक्लियस, है ना, जैसे सोलर सिस्टम में है सन, और एटम के अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं प्लैनेट्स, तो वैसे ही घूमते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस में जो बैठा होता है प्रोटॉन, उसके सर पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली फोर्स, कौन सी फोर्स? एटम के अंदर में इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो स्टूडेंट हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स जिसे बोलेंगे, और लास्ट में हमने देखे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगती है एटम के अंदर में
इलेक्ट्रॉन पर जो लगाते हैं प्रोटॉन। तो आई होप कुछ बेसिक कंसेप्ट है ये फोर्स के बारे में, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना अच्छे बच्चों की तरह। तो आई होप ये वीडियो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फोर्स के बारे में जितने भी कंसेप्ट्स थे वो शायद आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस लेसन के। तब तक के लिए लेते हैं विदा।